नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुवाद की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अनुवाद करने की प्रक्रिया क्या होती है। अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ है अनुवाद कैसे होता है, यह किन किन चरणों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक चरण में कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। यानी अनुवाद प्रक्रिया में हम मुख्यतः 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अनुवाद कैसे होता है, किन किन चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अनुवाद की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती है। प्रत्येक विद्वान के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया अलग अलग होती है। यानी अलग अलग विद्वान अनुवाद की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, उसके चरणों को अलग अलग तरीके से निर्धारित करते हैं। यहाँ जो अनुवाद की प्रक्रिया हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह 2 विद्वानों के अनुसार अध्ययन करेंगे। पहला है नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया, यानी नायडा ने जो अनुवाद प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसका अध्ययन करेंगे। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप देखेंगे और देखेंगे कि नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया में कौन कौन से चरण अपनाए हैं। नायडा के अनुसार अनुवाद एक वैज्ञानिक तकनीक है, यानी नायडा जो है अनुवाद को एक वैज्ञानिक तकनीक मानते हैं। नायडा का मानना है कि अनुवाद प्रक्रिया के 2 रूप हैं। यानी नायडा मानते हैं कि जिस प्रक्रिया से अनुवाद किया जाता है उसके 2 रूप होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। इन दोनों प्रक्रियाओं का यानी अनुवाद के दोनों प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे, प्रत्यक्ष का भी और परोक्ष का भी। पहले हम देखते हैं कि नायडा द्वारा प्रत्यक्ष अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। यानी नायडा ने जो प्रत्यक्ष अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है वह क्या है। नायडा इसके अंतर्गत 3 स्थितियों की कल्पना करते हैं। यानी प्रत्यक्ष अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत नायडा जो है 3 स्थितियों की कल्पना करते हैं। इसमें एक छोर पर मूल भाषा पाठ तथा दूसरे छोर पर लक्ष्य भाषा पाठ होता है। बीच में मध्यवर्ती स्थिति होती है जहां दोनों भाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी प्रत्यक्ष अनुवाद प्रक्रिया में एक तरफ मूल भाषा पाठ होता है और दूसरे तरफ लक्ष्य भाषा पाठ होता है। अनुवादक क्या करता है, मूल भाषा पाठ से लक्ष्य भाषा पाठ में परिवर्तित करता है, यानी मूल का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। लेकिन अनुवाद के इस प्रक्रिया में क्या होती है, बीच में एक मध्यवर्ती स्थिति आती है जहां दोनों भाषाओं का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां न तो मूल भाषा का अस्तित्व रह जाता है और न ही लक्ष्य भाषा का अस्तित्व पूरे तरीके से रहता है। दोनों भाषाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देती हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। यानी इस मध्यवर्ती क्षेत्र से ही मूल भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा में अनुवाद हो पाता है। नायडा का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुवाद प्रक्रिया जो है वह उत्तम प्रकार का अनुवाद नहीं है। इसमें अनुवाद क्या होता है, सतही होता है, यानी ऊपरी संरचना का ही केवल अनुवाद हो पाता है। अनुवाद जो है सतही होता है। प्रत्यक्ष अनुवाद एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ के हर अंश का अनुवाद होता है। यानी मूल पाठ के हर अंश का अनुवाद प्रत्यक्ष अनुवाद में होता है। क्यों? क्योंकि यह सतही अनुवाद होता है, ऊपरी संरचना का ही अनुवाद किया जाता है, इसलिए हर शब्द का इसमें ध्यान रखा जाता है। अनुवादक स्रोत भाषा के संदेश को सीधे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर देता है। यानी स्रोत भाषा के संरचना में बिना गए अनुवादक क्या करता है, लक्ष्य भाषा में इसको प्रस्तुत कर देता है। उसकी संरचना में बिना गए, उसकी संरचना में नहीं जाता है और लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर देता है। आइए अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा रूप देखते हैं, परोक्ष अनुवाद प्रक्रिया। नायडा अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया को ही उचित और अच्छा मानते हैं। यानी नायडा का मानना है कि अनुवाद करने की जो परोक्ष प्रक्रिया है वही अच्छा प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया उचित और अच्छा प्रक्रिया नहीं है। इसमें अनुवादक पहले मूल पाठ की गहन संरचना करता है। यानी अनुवादक जो है पहले मूल पाठ के संरचना का गहन अध्ययन करता है, फिर उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करता है। पहले क्या करता है, मूल पाठ के संरचना का अध्ययन करता है, फिर संरचना का अध्ययन करने के बाद उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करता है। नायडा का मानना है कि परोक्ष अनुवाद प्रक्रिया में कुल 3 चरण हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। यही 3 चरण जो है परोक्ष अनुवाद प्रक्रिया में हैं।
इसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, उसको एक ग्राफ के माध्यम से पहले समझते हैं। पहले स्रोत भाषा पाठ है। स्रोत भाषा पाठ का मतलब हो गया मूल पाठ, जिसका हमें अनुवाद लक्ष्य भाषा में करना है। स्रोत भाषा पाठ का सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसका हम अंतरण करेंगे, और अंतरण करने के बाद हम उसे पुनर्गठन करेंगे, और पुनर्गठन करने के पश्चात हम लक्ष्य भाषा की तरफ जाएंगे। बेसिकली दोस्तों लक्ष्य भाषा में ही पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन करने के पश्चात हमें लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ प्राप्त हो जाता है। आइए एक एक करके हम विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन को समझते हैं कि विश्लेषण क्या होता है, अंतरण क्या होता है और पुनर्गठन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्लेषण क्या होता है। अनुवादक को सबसे पहले स्रोत ग्रंथ का विश्लेषण करना पड़ता है, यानी जिस स्रोत ग्रंथ का अनुवाद अनुवादक को करना रहता है, सबसे पहले अनुवादक उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण के द्वारा ही स्रोत पाठ के अर्थ को ग्रहण किया जाता है, यानी अनुवादक जो है स्रोत ग्रंथ का विश्लेषण करके ही उसके अर्थ को ग्रहण करता है, क्योंकि बिना अर्थ को ग्रहण किए, बिना स्रोत पाठ के अर्थ को समझे अनुवादक जो है अनुवाद नहीं कर सकता है। अनुवाद करने के लिए जरूरी है कि अनुवादक स्रोत ग्रंथ के अर्थ को समझे। विश्लेषण के दौरान वह पाठ की व्याकरणिक संरचना तथा शब्द एवं शब्द श्रृंखलाओं का विश्लेषण करता है। यानी विश्लेषण के दौरान व्याकरणिक संरचना को देखा जाता है कि मूल पाठ की व्याकरणिक संरचना कैसी है, उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, शब्द श्रृंखलाओं का प्रयोग कैसे है, इन सब का विश्लेषण करता है, और मूल पाठ के जो संदेश व्यक्त होता है उस संदेश को ग्रहण करता है, ताकि उसे लक्ष्य भाषा के पाठ में प्रस्तुत कर सके। विश्लेषण में दोस्तों अनुवादक का काम सिर्फ इतना होता है, यानी व्याकरणिक संरचना का और शब्दों का विश्लेषण करता है, और मूल पाठ के अर्थ को, उसके संदेश को ग्रहण करता है। उसके बाद अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा चरण आता है, जिसे अंतरण कहते हैं। अंतरण जो है अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा चरण है। विश्लेषण की सहायता से प्राप्त अर्थ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है, यानी विश्लेषण की सहायता से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जो संदेश हमें प्राप्त होता है, उसका लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। अंतरण का अर्थ होता है दोस्तों संक्रमण, या एक तरीके से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसको हमें लक्ष्य भाषा की तरफ ले जाना है, तो लक्ष्य भाषा की चीजों को हमें स्रोत भाषा की चीजों से मिलाना होता है, उसको संक्रमित करना होता है, और उसी को इस प्रक्रिया में हम करते हैं। तो सबसे पहले जो विश्लेषण की सहायता से अर्थ प्राप्त होता है उसका लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। यह विश्लेषण और पुनर्गठन के बीच संक्रमण की स्थिति होता है, यानी अंतरण जो है विश्लेषण और पुनर्गठन के बीच एक संक्रमण की स्थिति होता है। अनुवादक अपनी प्रतिभा, ज्ञान और अनुभव का उपयोग अनुवाद की प्रक्रिया में इसी चरण में करता है, यानी अनुवादक की कितनी ज्ञान है, कितनी प्रतिभा है और किस प्रकार का उसका अनुभव है, सबका प्रयोग जो है वह अंतरण के ही चरण में करता है। विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों का इस चरण में पर्याय स्थिर किया जाता है, यानी मूल पाठ के विश्लेषण से जो भी तथ्य अनुवादक को प्राप्त होते हैं उसका लक्ष्य भाषा में पर्याय स्थित करता है, और देखता है कि उसके लिए कौन कौन से शब्द लक्ष्य भाषा में हैं, यानी स्रोत भाषा में जितने भी चीजें हैं उसके लिए लक्ष्य भाषा में कौन कौन से शब्द हैं, उसके पर्याय को स्थिर करता है। इस चरण में अनुवादक मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है, यानी पर्याय स्थित करने के बाद उसके वाक्यों को निर्धारित करता है, उसके शब्द चयन को निर्धारित करता है, व्याकरणिक संरचना को निर्धारित करता है, और सबके बीच संतुलन स्थापित करता है, ताकि जो है स्रोत भाषा में और लक्ष्य भाषा के बीच कोई विशेष अंतर न रह जाए। और जब अंतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अनुवाद अगले चरण में प्रवेश करता है, जिसका नाम है पुनर्गठन। पुनर्गठन पुनर्गठन जो है अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। पुनर्गठन अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी अनुवाद प्रक्रिया में कुल कितने चरण थे? 3 चरण थे। पहला था विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। और यह पुनर्गठन जो है अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह लक्ष्य भाषा के मूर्त अभिव्यक्ति का चरण है, यानी पुनर्गठन होने के बाद लक्ष्य भाषा में जो पाठ हमें प्रस्तुत करना होता है अनुवाद करके, उसका मूर्त रूप हमें दिखाई देने लगता है और मूर्त रूप में प्रस्तुत हो जाता है।
इसमें अनुवादक को निम्न बातों का ध्यान रखना होता है, यानी पुनर्गठन करते समय अनुवादक को निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, व्याकरणिक संरचना का और लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना का, ताकि स्रोत भाषा की व्याकरणिक संरचना से और लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना में कोई विशेष अंतर न रह जाए। दूसरा, ध्यान शब्द क्रम का रखना पड़ता है ताकि शब्द क्रम उचित हो। तीसरा है शैलीगत प्रतिमान, यानी स्रोत भाषा में किन किन शैलियों को अपनाया गया है, किन किन प्रतिमानों को अपनाया गया है, उसका भी ध्यान हमें पुनर्गठन के समय रखना पड़ता है। पुनर्गठन के बाद अनुवाद प्रक्रिया का अंत हो जाता है और पाठक के लिए लक्ष्य भाषा में मूल पाठ का आस्वादन सुलभ हो जाता है। यानी पुनर्गठन जब होता है, पुनर्गठन के बाद जो है अनुवाद प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि पुनर्गठन जो है अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है और पाठक के लिए मूल भाषा पाठ का आस्वादन सुलभ हो जाता है, क्योंकि वह लक्ष्य भाषा में परिवर्तित हो चुका होता है। अब लक्ष्य भाषा में जो पाठ प्रस्तुत है वो हमारे सामने पढ़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है और यहाँ पर नायडा के अनुवाद प्रक्रिया का अंत हो जाता है। अब हम अनुवाद प्रक्रिया दूसरे विद्वान के अनुसार देखेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप। दोस्तों, भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में कुल 5 चरण हैं। यानी जिस प्रकार नायडा के अनुवाद प्रक्रिया में 3 चरण थे, उसी प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में कुल 5 चरण हैं। पहला है पाठ पठन, दूसरा है पाठ विश्लेषण, तीसरा है भाषांतरण, चौथा है समायोजन और 5वां है मूल से तुलना। इन 5 का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किसका क्या अर्थ है। पहला है पाठ पठन। पाठ पठन यानी अनुवादक जो है सबसे पहले क्या करता है, पाठ को पढ़ता है, यानी मूल ग्रंथ जो होता है, मूल सामग्री जो होता है, उसको पढ़ने का काम करता है। और यह पाठ पठन 2 दृष्टियों से करता है। पहला भाषिक अर्थ की दृष्टि से, यानी मूल पाठ के भाषा में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको जानने के लिए, और दूसरा वैषयिक अर्थ की दृष्टि से, यानी किस विषय पे यह पाठ लिखा गया है, क्योंकि जब तक वह मूल विषय को नहीं जानेगा तब तक अनुवाद संभव नहीं है। पाठ पठन में हो सकता है कि कहीं भाषा कठिन हो और उसे समझने की आवश्यकता हो। इसके लिए उस भाषा के अच्छे जानकार या कोश की सहायता ली जा सकती है। यानी अनुवादक क्या कर सकता है, अगर उसे भाषा कठिन लग रही है या विषय कठिन लग रहा है तो उस विषय और भाषा के जानकार की सहायता ले सकता है या शब्दकोश की भी सहायता ले सकता है, ताकि आसानी से अनुवाद किया जा सके। मूलतः दोस्तों पाठ पठन में यही काम होता है, यानी हमें सबसे पहले पाठ को पढ़ना होता है, उसके भाषा में निहित अर्थ को समझना होता है, उस विषय को समझना होता है। अगर हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं और हमें दुरूह लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग विद्वानों की सहायता ले सकते हैं या शब्दकोश की भी सहायता ले सकते हैं। पाठ पठन के बाद दूसरा चरण आता है जिसका नाम है पाठ विश्लेषण। पाठ पठन के बाद पाठ विश्लेषण आता है। दूसरे चरण में अनुवाद की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण करते हैं, पाठ का विश्लेषण करते हैं। आवश्यकता अनुसार पाठ पर इस चरण में निशान लगाए जा सकते हैं। इस विश्लेषण में मुख्य बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, कहाँ पदबंध का अनुवाद करना है, कहाँ उपवाक्य का अनुवाद करना है, कहाँ वाक्य का अनुवाद करना है और कहाँ एक वाक्य को एकाधिक वाक्यों से तोड़कर अनुवाद करना है। यानी पाठ विश्लेषण में हमें क्या देखना है कि किस चीज का अनुवाद हमें कब करना है, कहाँ शब्द टू शब्द अनुवाद कर देना है, कहाँ एक पूरे लाइन का एक ही वाक्य में अनुवाद कर देना है। यानी पाठ का विश्लेषण करते समय हम यह निर्धारित करते हैं कि किस किस चीज का अनुवाद करना है, उपवाक्य का करना है, वाक्य का करना है, या पूरे वाक्य को या एकाधिक वाक्यों को तोड़कर अलग अलग अनुवाद करना है। पाठ विश्लेषण के बाद अगला चरण है भाषांतरण। भाषांतरण एक प्रकार से भाषांतरण का अर्थ अंतरण ही है। इस तीसरे चरण में दूसरे चरण के पाठ विश्लेषण के आधार पर विभक्त स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं।
यानी हम क्या करेंगे, स्रोत भाषा की इकाई का, स्रोत भाषा की इकाई क्या होते हैं, जैसे शब्द हो गया, वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, उन सभी स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण करते हैं, यानी उससे बदलते हैं, उसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं। और यह अंतरण जो होता है 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी इकाई का समान इकाई में, यानी एक इकाई का दूसरे समान इकाई में अंतर, जैसे शब्द का शब्द से अनुवाद, पदबंध का पदबंध से अनुवाद, उपवाक्य का उपवाक्य से अनुवाद, वाक्य का वाक्य में अनुवाद। और दूसरा हो जाएगा बड़ी इकाई का छोटी इकाई में अनुवाद, बड़ी इकाई छोटी इकाई, जैसे उपवाक्य का पदबंध में। और छोटी इकाई बड़ी इकाई में भी हो सकती है, जैसे पदबंध का उपवाक्य में। यानी भाषांतरण में क्या करते हैं हम, पाठ विश्लेषण से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसका लक्ष्य भाषा में भाषांतरण करते हैं, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वाक्य में हो, चाहे उपवाक्य में हो, उसका भाषांतरण किया जाता है। उसके बाद अगला चरण आता है समायोजन का। यहां आकर अंतरित पाठ का लक्ष्य भाषा की दृष्टि से समायोजन करते हैं। इस समायोजन में हमारा ध्यान 3 बातों पर जाना चाहिए, यानी समायोजन करते समय हमारा ध्यान कुल 3 बातों पर जाना चाहिए। पहला, भाषा में सहज प्रवाह हो, यानी जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा में अनुवाद करने के बाद सहज प्रवाह हो, ऐसा न लगे कि कट कट के आ रहा है भाषा या रुक रुक के भाषा आ रहा है, जैसे लगे कि दूसरे से हमें मशीन की तरह अनुवाद कर लिया गया हो। भाषा में सहज प्रवाह हो। दूसरा ये देखना है कि स्रोत भाषा की छाया न हो, यानी लक्ष्य भाषा में जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें स्रोत भाषा की छाया न हो। और तीसरा हमें देखना है कि अर्थ स्पष्ट हो। तीसरा क्या देखना है कि अर्थ स्पष्ट हो। अनुवाद करने के बाद जब हम उसको पढ़ें तो उसका अर्थ जो है हमें पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, अर्थ में कहीं दूर होता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला चरण आता है मूल से तुलना। यहाँ दोस्तों चौथे चरण में ही अनुवाद पूरा हो जाता है, लेकिन 5वें चरण में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि उसे मूल से एक बार तुलना कर लेनी चाहिए, यानी जो मूल ग्रंथ है अनुदित ग्रंथ से एक बार तुलना कर लेनी चाहिए। अंत में एक बार तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए। यह देखने की बात यह होती है कि अनुवाद से न कम कह रहा हो न अधिक कह रहा हो, यानी अनुवाद में अनुवादक जो है स्रोत ग्रंथ से न तो कम कह रहा हो न उसमें अपने तरफ से जोड़ करके अधिक कह रहा हो और न ही कुछ उसमें से हटाया हो, अर्थात अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार तथा अर्थादेश आदि दोषों से मुक्त होना चाहिए। और भाषा शैली भी मूल के अनुरूप होनी चाहिए, यानी मूल ग्रंथ में जिस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए उसी प्रकार की भाषा शैली जो है लक्ष्य ग्रंथ में भी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।